अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। अभी तक हम काफ़ी बातें कर चुके हैं। जो टॉपिक आजकल हमारा चल रहा है वो है फ्रॉड से रिलेटेड। अभी तक हम फ्रॉड एरर में डिफरेंशिएट कर चुके हैं। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फ्रॉड से रिलेटेड, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है फ्रॉड से रिलेटेड कवर कर चुके हैं। फ्रॉड दो टाइप के होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसकी एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं, उसके इंसेंटिव, उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसके रैशनल या एटीट्यूड भी कवर कर चुके हैं। दूसरी नेचर का फ्रॉड क्या है जो बहुत ज़्यादा होता है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, उसकी एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं, उसके इंसेंटिव प्रेशर कवर कर चुके हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज कवर कर चुके हैं, और उससे रिलेटेड हम कवर कर चुके हैं रैशनलाइजेशन या एटीट्यूड। इन दोनों फ्रॉड से रिलेटेड हम फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो है वो कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने क्या कवर किया है, जनरल प्रोसीजर फ्रॉड से रिलेटेड ऑडिटर क्या परफॉर्म करता है, प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑन टीएम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड क्या है, नहीं फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करते फिर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ऑडिटर को अगर फ्रॉड आइडेंटिफाई करते फिर ऑडिटर की क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। तो यहाँ तक हम कुछ बातें कवर कर चुके हैं फ्रॉड की। आज हम चलते हैं, एक टॉपिक छोटा सा कवर करेंगे अभी स्टार्ट में, और उसके बाद हम पास पेपर से फ्रॉड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी आज प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आज हमारे पास मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल मीन देखना है इसका क्या मतलब है, और उसके अगेंस्ट ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल हमने प्रीवियस लेक्चर में ये टर्म शायद पढ़ी। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अगर कंट्रोल्स को फॉलो नहीं कर रही, कंट्रोल्स होने के बावजूद उन्हें फॉलो नहीं कर रही, तो क्या है मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल्स। मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ओवरऑल प्रेस्क्राइब्ड पॉलिसीज प्रोसीजर्स। कंट्रोल्स का मतलब क्या था, पॉलिसीज प्रोसीजर्स टू प्रिपेयर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन क्यों मैनेजमेंट ओवररूल कर रही है पॉलिसी प्रोसीजर्स को फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए। इवन वेयर कंट्रोल्स अदरवाइज अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, मीन बेशक कंपनी में इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन उसको ओवर रूल करते हुए, उसकी अवॉइडेंस करते हुए, उसको अवॉइड करते हुए अगर मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रही है, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, मैनेजमेंट ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल। और ये रिस्क वो कहते हैं जी हर एंटिटी के अंदर मौजूद होता है। मैनेजमेंट कभी भी पॉलिसी प्रोसीजर्स को डिनाई करते हुए कुछ भी फ्रॉड कर सकती है। हाँ, किस चीज़ से रिलेटेड है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करने से रिलेटेड ये मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल एक फ्रॉड है। तो इसके लिए मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या यूज़ करती है, वही टेक्निक्स जो हम ऑलरेडी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एग्जांपल में पढ़ चुके हैं। ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, recording fictitious journal entries particularly close to the year end to achieve certain targets, inappropriate changing assumptions and judgment used to estimate account balances, advancing or delaying recognition of events and transactions, concealing facts that could affect the amount recorded in the financial statement, and engaging in complex transactions that are structured to misrepresent the financial statement। इन सेम वही वर्डिंग उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी, ये क्या बन गई, टेक्निक्स बन गई किसकी, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, और यही एग्जांपल्स थी किसकी, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। फ्रॉड का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड ऑडिटर को क्या करना है, कुछ कोर्स ऑफ एक्शन या कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हैं इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। तो शायद हम ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो जनरल प्रोसीजर हमने पढ़े थे ये वही बातें हैं। क्या करना है आपने, पहले टेस्ट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज को, जनरल एंट्रीज की एप्रोप्रिएटनेस को टेस्ट करना है। कैसे, इंक्वायरीज करते हुए इनएप्रोप्रिएट और अनयूजुअल एक्टिविटीज की, किससे, कंपनी की मैनेजमेंट से। सो मेक इंक्वायरीज अबाउट इनएप्रोप्रिएट और अनयूजुअल एक्टिविटी रिलेटिंग टू द प्रोसेसिंग ऑफ जनरल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स। सिलेक्ट करना है कुछ जनरल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट को जो ईयर एंड पे मेड हुई हैं, और कंसीडर करना है द नीड टू टेस्ट अदर जनरल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट फॉर द पीरियड। जो ईयर एंड से रिलेटेड थी उनसे रिलेटेड कोई मिलती जुलती और भी एंट्रीज हैं तो देखना है उनको भी हमें टेस्ट करने की जरूरत है। सेकंड क्या था, हमने रिव्यू करना है अकाउंटिंग एस्टीमेट को फॉर पॉसिबल बायस। कैसे, इवैल्यूएट करना है कि मैनेजमेंट की अगर कोई जजमेंट एस्टीमेट है तो उसमें कोई बायस का एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑडिटर को क्या करना है, रीइवैल्यूएट करना है उस एस्टीमेट को।
और हमें परफॉर्म करना है रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू, मीन प्रायर पीरियड के साथ जो है वो मैच करके देखना है कि ये असम्पशंस, ये काउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो सेम विद प्रायर पीरियड है या नहीं। सो टेस्ट करना एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज कैसे, बाय मेकिंग इंक्वायरीज ऑफ इनएप्रोप्रिएट अनयूजुअल एक्टिविटीज। सिलेक्ट करनी है जनरल एंट्रीज फॉर टेस्टिंग एट रिपोर्टिंग पीरियड एंड, और कंसीडर करना है क्या नीड टू टेस्ट जनरल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट फॉर द पीरियड। रिव्यू करना है काउंटिंग एस्टिमेट को फॉर पॉसिबल बायस एग्जिस्टेड, कैसे इवैल्यूएट करना है मैनेजमेंट की जजमेंट अजम्पशन एस्टिमेट को, क्यों कहीं कोई इंडिकेशन ऑफ बायस तो नहीं है, अगर है तो रीवैल्यूएट करना है एस्टिमेट्स को। और परफॉर्म करना है रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट, कैसे, बाय कंपेयरिंग विद प्रायर अकाउंटिंग पीरियड्स। और तीसरा पॉइंट क्या था, इवैल्यूएट करना है बिजनेस राशनल फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन मेड आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई नई चीज़ नहीं थी इसके अंदर, क्या था, सिर्फ डेफिनेशन नहीं थी, बाकी टेक्निक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोसीजर भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। यहाँ तक हमारा फ्रॉड का एरिया जो है वो ख़त्म हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं पास्ट पेपर में फ्रॉड से रिलेटेड कब कब क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर ने टेस्ट किया था। सब चले गए चैप्टर 4 के हमारे पास्ट पेपर के अंदर, जहाँ पे हम रिस्क के, प्लानिंग के, मटीरियलिटी के काफ़ी कुछ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर के भी कवर कर चुके हैं। आज हम स्पेसिफिकली जो फ्रॉड से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। सभी पिछले पेपर में स्प्रिंग 2020 में एग्जामिनर ने क्या किया, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन टेस्ट किया फॉर 9 मार्क्स, एक नंबर के लिए 9 मार्क्स के लिए। सिर्फ एक ही नहीं, एक क्वेश्चन और भी टेस्ट किया था, कितने मार्क्स के लिए, 4 नंबर के लिए। 30 मार्क्स उसने क्या किया, टेस्ट किया सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड से रिलेटेड। हाँ, इन 13 को छोड़ के बाकी उसने जो है वो ये चैप्टर 4 जो है वो टेस्ट किया था। 13 + 6 19 + 8 27 मार्क्स के लिए चैप्टर उसने टेस्ट किया था, जहाँ से उसने एक रिस्क का क्वेश्चन भी टेस्ट किया, 2 फ्रॉड के क्वेश्चन टेस्ट किए, एक मटीरियलिटी का क्वेश्चन टेस्ट किया। सो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने क्वेश्चन टेस्ट किया था, स्टेट एनी फॉर एक्शन दैट एन ऑडिटर शुड टेक ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। कि अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई होता है तो उस सूरत में आपने ऑडिटर का क्या बताना है, 4 एक्शंस बताने हैं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई होता है तो उससे रिलेटेड आपने क्या करना है, ऑडिटर के 4 एक्शन बताने हैं। शायद हमने कल ये पढ़े कहीं पे, ऑडिटर के एक्शन क्या हो सकते हैं कि अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई होता है तो क्या क्या है। थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें कल वाले लेक्चर को, तो क्या थे वो प्रोसीजर जो ऑडिटर को परफॉर्म करने अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई होता है। इंक्रीज करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को, प्लानिंग करनी है, रिड्यूस करना है मटीरियलिटी लेवल को, असाइन करना है मोर एक्सपीरियंस स्टाफ टू द ऑडिट, सुपरविजन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑफ ऑडिट परफॉर्म करना है, हमें अपनी ऑडिट प्रोसीजर जो हैं वो चेंज करनी है, परफॉर्म करने हैं प्रोसीजर एट द ईयर एंड रादर देन एट इंटरम ऑडिट, और ऑब्टेन करने हैं मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस। क्या क्या यही कुछ बातें हमने की थी क्या। फ्रॉड रिस्क फैक्टर की सूरत में क्या प्रोसीजर, एक्शन या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है तो वो नहीं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हुआ है। साथ 9 मार्क्स के लिए जो बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन उसने टेस्ट किया, वो देखते हैं क्या था। सो क्या रिक्वायरमेंट है, ब्रीफली डिस्कस द पॉसिबल फ्रॉड रिस्क फैक्टर फ्रॉम द अबव सिनेरियो। मीन आपने क्या आइडेंटिफाई करने हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, चाहे वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स से रिलेटेड हो। माइंड में वही चीज़ें जो कल हमने पढ़ी, इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज और राशनलाइजेशन या एटीट्यूड बिहेवियर को करते हैं। सो 9 मार्क्स के लिए हमने क्या करना है, ब्रीफली डिस्कस द पॉसिबल फ्रॉड रिस्क फैक्टर फ्रॉम द अबव सिनेरियो। So your firm is the external auditor of Avian Limited AL, a listed company for the year ending 31st March 2020। जब भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करनी है तो आपने अपने दिमाग को थोड़ा सा शकी बना के चलना है, थोड़ा सा फ्रॉडिये की नीयत से आपने सोचना है, क्यों अगर आपको फ्रॉड करना नहीं आता तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए माइंड के अंदर थोड़ा सा फ्रॉडिया नेचर रखते हुए, थोड़ा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को इंक्रीज करते हुए आपने देखना है कि ये जो बात हो रही है इससे क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर अराइज हो सकता है।
So AL is engaged in the business of construction and selling of construction material. तो कंपनी क्या करती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेल करती है या कंस्ट्रक्शन करती है। During the planning stage, the audit team has noted the following points for your consideration. कुछ पॉइंट्स जो हैं ऑडिट टीम ने जो है वो आपकी कंसिडरेशन के लिए नोट किए हैं। क्या हैं जी, देखते हैं। AL's CEO aggressively follow up the departmental head for meeting the financial target established by the director. CEO क्या कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है किसको, डिपार्टमेंटल हेड को। किस लिए, फाइनेंशियल टारगेट्स जो हैं वो कोई एस्टैब्लिश किए गए डायरेक्टर्स की तरफ से, उनको मीट करने के लिए। तो ये जो फाइनेंशियल टारगेट्स हैं, फाइनेंशियल टारगेट्स जो हैं ये अगर मीट नहीं होते तो सूरत में जो है वो मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट करेगा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड। तो ये एक पॉइंट बताया जा सकता है। फ्रॉड इसका फैक्टर है क्या, फाइनेंशियल टारगेट बाय द डायरेक्टर्स। क्या परफॉर्मेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एट AL इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन प्रॉफिट ग्रोथ। परफॉर्मेंस जो है वो मेजर हो रही है किस चीज़ की बेस पर, प्रॉफिट की बेस पर। और अगर टारगेट प्रॉफिट जो है वो मीट नहीं होता तो अल्टीमेटली चाहे परफॉर्मेंस बोनस या परफॉर्मेंस पे नहीं मिलेगी। तो ये भी क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, जिसकी सूरत में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो फ्रॉड हो सकता है। There is an internal audit division of AL and it reports directly to CEO. इंटरनल ऑडिटर है। इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, कंपनी का एम्प्लॉय, जिसका काम होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना कि वो ठीक है या नहीं। उसके अंदर अगर कोई मसले हैं तो वो फिर रिपोर्ट करना होते हैं। लेकिन रिपोर्ट किसको करना होते हैं, इसलिए कंपनी के अंदर जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी। इंटरनल ऑडिटर ने किसको रिपोर्ट करना होता है, ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी में कौन होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब कंपनी में दो तरह के डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉई होते हैं, डे टू डे रनिंग ऑफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइम एम्प्लॉई नहीं होते, पार्ट टाइमर होते हैं और सिर्फ स्ट्रैटेजी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड या कुछ कोड्स ये कहते हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर है ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मीन इसका कंपनी के अंदर ना तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट अपना होना चाहिए, ना ही किसी के प्रेशर में, लाइक स्पेशली मैनेजमेंट के प्रेशर में से काम करना चाहिए। क्योंकि उसने जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना होता है तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में मेनली लोग काम कौन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो अगर ये अपना काम मसले निकाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ही देगा तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस चीज़ को दबा देंगे या इसे प्रेशराइज करके वो चीज़ हाईलाइट नहीं होने देंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो इंटरनल ऑडिटर है इसके लिए ज़रूरी है कि किसको रिपोर्ट करे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की ऑडिट कमेटी को। इंडिपेंडेंट लोग ये होते हैं तो इनको रिपोर्ट करे ताकि ये देखें इंटरनल ऑडिटर काम प्रॉपर्ली कर रहा है या नहीं कर रहा, और ये उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, ये उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्ट कर रहा है, कंपनी के सीईओ को। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये जो सीईओ को रिपोर्ट करना है ये क्या है, एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि उसकी वजह से प्रॉपर्ली जो है वो वीकनेसेस, फ्रॉड जो है वो सिस्टम में हाईलाइट नहीं होते। क्या बात की जा सकती है। AL is facing difficulties in fulfilling its contracts for supply of building blocks due to a sudden rise in the cost of raw material. कंपनी को जो है वो क्या फेस करना पड़ रही है, डिफिकल्टी की सूरत में मटेरियल कॉस्ट राइज होने की सूरत में। कॉस्ट राइज होगी तो शायद कंपनी प्राइसेस हाई चार्ज नहीं कर पा रही, क्यों चार्ज करेगी तो कस्टमर लूज होगा, तो उस वजह से आपकी सेल भी इफेक्ट हो सकती है। और ये सेल अफेक्ट होना क्या क्रिएट कर रहा है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है। However, no provision has been made in the financial statement और इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन भी रिकॉर्ड नहीं की गई। तो क्या हुआ, AL is facing difficulties in fulfilling its contract for supply of building blocks due to a sudden rise in cost of raw material. इन कंपनी के बिल्डिंग ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसे नहीं मिल रहे, मीन सेल अफेक्ट हो रही है, क्यों, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। हाउएवर नो प्रोविजन हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
दिस मीन मार्केट में डिमांड नहीं है तो आपको प्राइसेस कम चार्ज करना पड़ रही होंगी। डिफिकल्टी का मतलब यही है, क्या ख्याल है? और प्राइसेस कम चार्ज करना पड़ रही है, दिस मीन NRV जो है वो इन्वेंट्री की कम है देन कॉस्ट, क्या ख्याल है? तो ये प्रीमियम रिकॉग्नाइज ना करना किस चीज़ की, प्रीमियम का मतलब क्या है, इन्वेंट्री को राइट डाउन करना एट NRV ना करना, ये भी क्या क्रिएट कर रहा है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड रिस्क फैक्टर, नो प्रीमियम। AL's CFO explained that premium has not been made and as the amount cannot be determined with certainty now and therefore premium will be made next year। नहीं, प्रीमियम आपने करंट ईयर की है तो करंट ईयर में ही रिकॉग्नाइज करनी है, और ना रिकॉग्नाइज करना क्या शो कर रहा है, रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। If required, audit team was of the view that provision has not been made because it would significantly affect the profitability of the company। ऑडिट टीम क्या कह रही है कि शायद इसकी वजह से क्या अफेक्ट हो रही है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, जिसकी सूरत में कंपनी प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। क्यों? प्रीमियम की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस टू लायबिलिटी, तो एक्सपेंस लिखने से प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी, क्या ख्याल है? इस वजह से मैनेजमेंट नहीं कर रही। दिस मीन इसके अलावा कुछ और जो कॉस्ट या एक्सपेंसेस हैं वो भी हो सकता है करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करने वाली कॉस्ट भी क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 9 मार्क्स से जिसमें हमें कोई 6 फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं। इसमें आधा नंबर इनको आइडेंटिफाई करने का है और एक नंबर इनको एक्सप्लेन करने का है। 1.5 इंटू 6 करेंगे तो हमें 9 मार्क्स मिलेंगे। तो फाइनेंशियल टारगेट का हमने बना लिया, परफॉर्मेंस जो है वो बेस कर रही है, प्रॉफिट पे उसका बना लिया, इंटरनल ऑडिटर CEO को रिपोर्ट कर रहा है। डिफिकल्टीज है, सेल इफेक्ट हो सकती है, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होने की सूरत में, प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं की गई, और प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से जो है वो प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं की गई, तो अदर कॉस्ट भी अंडरस्टेट हो सकती हैं। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है। क्या ख्याल है? एक अच्छा क्वेश्चन था, बल्कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो प्लीज़ इसके आंसर को एक दफ़ा रीड करके हाथ से गुजार लेना है। आंसर में उसने शायद नहीं बताया होगा ये कौन सा फ्रॉड है, लेकिन अगर आप साथ बता दोगे कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है तो उससे एग्जामिनर और ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। क्या ख्याल है? थोड़ा और आगे चलते हैं। सो स्प्रिंग 19 में एग्जामिनर ने जो है वो टेस्ट किया इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं, ना ऑटम 19 में ना स्प्रिंग 19 में। हाँ, अगर हम जाएं कहीं पे ऑटम 18 में तो वहाँ पे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन टेस्ट किया यहाँ से 4 मार्क्स के लिए। ऑटम 18 में अगर हम जाएं तो एग्जामिनर ने टेस्ट किया फॉर 4 मार्क्स एक क्वेश्चन। सो देखते हैं क्या एग्जामिनर ने क्वेश्चन टेस्ट किया यहाँ से 4 मार्क्स के लिए। The auditor should be cognizant of the fact that fraudulent financial reporting often involve management overriding of control। fraudulent financial reporting जो है वो management overriding of control की सूरत में भी होती है। State any 4 techniques which the management may use for fraudulent financial reporting। तो टेक्निक्स अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो शायद कवर की है। क्या क्या है? Altering records and returns relating to significant transaction, recording fictitious journal entries, inappropriately changing assumption and estimate, advancing or delaying events or transaction, concealing fact that could affect the amount recording financial statements, engaging in complex transaction or structure to misrepresent the financial statement। तो क्या करना है, यहाँ से कोई से 4 पॉइंट उठा के सीधे सीधे रटा वॉमिट कर दो, 4 नंबर मिल गए। इजी। क्या कहना? और आगे चलते हैं। स्प्रिंग 18 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया यहाँ से कोई 4 + 5 9 मार्क्स फ्रॉड से रिलेटेड। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 9 मार्क्स के लिए एग्जामिनर ने टेस्ट किया। करना क्या? फॉर 4 मार्क्स आइडेंटिफाई द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इन द अबव सिनेरियो। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। पार्ट बी क्या है थोड़ी देर में देखेंगे। सो फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको आइडेंटिफाई करने हैं फॉर 4 मार्क्स। तो 4 अगर हम आइडेंटिफाई करने तो शायद 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्या। ग्रीन लिमिटेड GL is a listed company engaged in the manufacturing of garments and apparels।
During the audit planning meeting for the year ending 31st March 2018, the Chief Financial Officer of GL has provided the following information. So garment sector में कंपनी ऑपरेट कर रही garments manufacture करती है. GL was previously exporting all its production under the brand name of Wearables. However, it has been facing the issue of decline in export orders and therefore has decided to start focusing on the local market. So ये जो decline in export order है, decline in export order, तो इसकी सूरत में क्या हुआ है, कंपनी की सेल अफेक्ट हुई होगी. तो ये क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. Accordingly, it has made an agreement with BL according to which GL's products could be sold to BL, who would market them through BL's retail outlets spread throughout Pakistan. GL जो है वो क्या कर रही है, पहले वेरेबल्स ब्रांड के नाम से चीज़ें बेचती थी, अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि BL कंपनी के साथ, और अंडर BL ब्रांड जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स से पाकिस्तान में बेचेंगे. A director of GL in Green Limited holds majority shares in BL. ये क्या है, related party. कहीं पे हमने पढ़ा था fraudulent financial reporting के फ्रॉड में अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या है. तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की सूरत में भी क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, जिस सूरत में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए करना ईजी. To the directors of GL holding 16% and 13% share in GL has informed the board that they intend to sell their entity shareholding in GL in order to concentrate on some of their other business. डायरेक्टर जो है वो क्या करना चाहते हैं, अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो सेल करना चाहते हैं. सेलिंग शेयर होल्डिंग, तो सेल करना चाह रहे हैं शेयर होल्डिंग. तो अल्टीमेटली सेल करने के लिए जो है वो एक पॉजिटिव पिक्चर शो करना चाह रहे होंगे ताकि एक अच्छी बिड प्राइस मिले. तो ये भी क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. क्या क्या While discussing some of the internal control deficiencies in payroll processing department, which were raised in the previous year management letter, the CFO has informed that the matter has been referred to the internal audit department but is pending because of the illness of the chief internal auditor. ठीक है, पास्ट डेफिशिएंसीज जो हैं वो अभी तक करेक्ट जो है वो नहीं हुई. तो ये कंट्रोल डेफिशिएंसीज जो हैं वो अभी तक अगर करेक्ट नहीं हुई तो ये भी क्या शो कर रहा है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी हो सकता है, इवन रिलेटिंग टू मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स भी हो सकता है. क्या क्या ये चार फ्रॉड रिस्क फैक्टर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. डिक्लाइन एक्सपोर्ट ऑर्डर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, डायरेक्टर सेलिंग शेयर होल्डिंग और कंट्रोल डेफिशिएंसीज नॉट रेक्टिफाइड. 4 नंबर, तो 4 ही हमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करके दीजिए. साथ एक पार्ट बी है, डिस्क्राइब व्हाट एक्शन एन ऑडिटर शुड टेक ऑन आइडेंटिफाइंग अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर. फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई होने के सूरत में क्या एक्शन ऑडिटर परफॉर्म करेगा. तभी शायद पिछले पेपर में एग्जामिनर ने यही टेस्ट किया था. क्या करना हमने, प्रोफेशनल कैपेसिज्म जो है वो टीम को कहना इंक्रीज कर दें, मोर एक्सपीरियंस स्टाफ हमने ऑडिट पे असाइन करना है, और क्या था हमारे पास, और क्या था, हमने अपनी जो है वो प्रोसीजर जो है वो चेंज करने हैं, मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस की तरफ हमें जाना है, और इवैल्यूएट करना है क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हमने परफॉर्म करनी है. तो रटा स्टेट पावर उठा के फॉर्मेट कर दे 5 नंबर के लिए. क्या क्या बस फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने वो थॉरली रीड कर लिए हैं, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटीज और एटीट्यूड दोनों फ्रॉड से रिलेटेड, तो फिर ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल नहीं है. हम बाकी प्रोसीजर वो तो लिखना ही रटा है. क्या क्या ऑटम 18, स्प्रिंग 18 दो कंसेक्टिव अटेम्प्ट एग्जाम में टेस्ट किया. देखते हैं क्या ऑटम 17 में भी टेस्ट किया. यस, ऑटम 17 में भी टेस्ट किया. उसने कितने नंबर के लिए, 13 मार्क्स के लिए. 13 मार्क्स के लिए. क्या टेस्ट किया एग्जाम में,
ड्राफ्ट एन ईमेल टू बी सेंट टू द ऑडिट सीनियर। ऑडिट सीनियर को एक ईमेल लिखनी है तो वो आपने ड्राफ्ट करनी है टू गाइड हिम विद रिगार्ड टू द अबव मैटर से रिलेटेड गाइडेंस देने के लिए। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, ऊपर कुछ मैटर है उससे रिलेटेड ऑडिट सीनियर के लिए आपने एक ईमेल ड्राफ्ट करनी है। सी आर द ऑडिट मैनेजर, आप कौन हो? ऑडिट मैनेजर। तो ईमेल लिखनी है तो अल्टीमेटली उसमें क्या होगा? टू होगा ऑडिट सीनियर, फ्रॉम होगा ऑडिट मैनेजर। क्या होता है ईमेल के अंदर? टू होता है, फ्रॉम होता है, या फ्रॉम तो बल्कि नहीं होता, इसलिए वो तो ईमेल के साथ ही चला जाता है। हाँ, साथ जो है वो डेट होती है और साथ जो है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ईमेल का। So you are the audit manager responsible for the audit of Clocks Private Limited (CPL). While reviewing the draft planning document prepared by the audit senior, you observed that he has assessed risk of material misstatement due to fraud and risk of management overriding of control as low. रिस्क ऑफ material misstatement ड्यू टू फ्रॉड भी लो कंसीडर किया गया है और रिस्क रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल जो कि कभी भी लो नहीं होना चाहिए उसे भी लो कंसीडर किया गया। Due to the fact that CPL has been an audit client of your firm from last 10 years and no material misstatement had been reported in the previous year. क्योंकि 10 सालों से हमारा क्लाइंट है, बड़ा बीबा क्लाइंट है, पिछले 10 सालों में कोई मटीरियल मिस्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुई, इसलिए आपने क्या किया? रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड को भी लो कंसीडर किया है और रिस्क रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल को भी लो कंसीडर किया। आपने क्या करना है? एक ईमेल लिखनी है जिसमें आपने ऑडिट सीनियर को गाइडेंस देनी है रिगार्ड टू द अबव मैटर से रिलेटेड गाइडेंस आपने देने के लिए एक ईमेल लिखनी है। तो ईमेल में आपने क्या लिख दिया जी? टू, डेट, सब्जेक्ट क्या है? रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। क्या तो पहले आप क्या लिखोगे उसे कि मैंने भाई रिव्यू किया है तुम्हारी प्लानिंग को, हाँ उसके अंदर कुछ मैटर्स हैं जो इन दोनों से रिलेटेड है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, और क्या बताओगे कि भाई पहले तो आप बताओगे कि प्लानिंग स्टेज पे हमें क्या करना होता है? ऑडिट प्लानिंग परफॉर्म करते हुए अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है उसको मेंटेन रखना होता है। बेशक हम पिछले कई सालों से ऑडिट करते आ रहे हैं, कुछ हमें मसले नज़र नहीं आए, फिर भी हमने अपना क्रिटिकल नेचर जो है वो एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड जो है वो मेंटेन रखना है। क्यों? चांसेस हो सकते हैं मिस स्टेटमेंट के ड्यू टू आइदर फ्रॉड और एरर। ठीक है, फिर हमने बात करनी है कि हमें जो है वो ऑलवेज रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड जो है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड जो है इसको ऑलवेज जो है वो हाई कंसीडर करना है। क्यों? ये किसी भी कंपनी में राइज हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लास्ट 10 ईयर्स में कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुई तो अब भी नहीं होगी। और मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल का जो है वो रिस्क जो है वो भी ऑलवेज हर एंटिटी के अंदर एग्जिस्ट करता ही करता है। कभी भी मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल्स की वायलेशन कर सकती है ड्यू टू सम प्रेशर, सम रीज़न, इसलिए इसको भी लो कंसीडर नहीं किया जा सकता। इसे भी हमने क्या करना होता है? हाई कंसीडर करना होता है। तो ये दोनों को लो कंसीडर करने से हमारी प्लानिंग ठीक नहीं होगी, हम रिस्की एरियाज प्रॉपर्ली हाईलाइट नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? इन दोनों को हाई कंसीडर करना। क्या तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की पहले बात कर दी, फिर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड की बात कर दी, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल्स की बात कर दी, और ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि हम भाई कि रिव्यू किया आपकी प्लानिंग को और फिर 2 मैटर मैं तुम्हारी अटेंशन में लाना चाहता हूँ। क्या 6 मार्क्स के लिए आंसर दिया जा सकता है। हाँ, इसमें 2 नंबर जो है ये ईमेल के फॉर्मेट के हैं, बाकी 4 नंबर ये 4 पॉइंट्स के। पार्ट बी क्या कहता है? सजेस्ट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स विद रिगार्ड टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड से रिलेटेड प्रोसीजर्स क्या थे? तो रटा हमने कवर किया ये भी। क्या कह रहा है? क्या प्रोसीजर थे? इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से रिगार्डिंग देयर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, प्रोसेस इन प्लेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड, और क्या करना है? एनी स्पेसिफिक रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाइड एंड एनी कम्युनिकेशन मेड रिलेटिंग टू दीज रिस्क ऑफ फ्रॉड।
इंक्वायरीज करनी है हमने क्या अदर्स इन द एंटिटी से भी रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी रिस्क ऑन क्लियरिंग स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। इंक्वायरी करनी है इंटरनल ऑडिटर से भी। साथ हमें एंट्री का प्रोसीजर परफॉर्म करके अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन को भी इवैल्यूएट करना है। साथ हमने क्या करना है, इवैल्यूएट करनी है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं। क्या कह रहे हैं, रटा यहाँ पे लिखना है, कुछ भी यहाँ पे सिनेरियो के अकॉर्डिंगली नहीं है, सेम रटा 6-7 पॉइंट हमने पढ़े हुए हैं। प्रोसीजर्स क्या हैं ऑडिटर के इन रिलेशन टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ऑन क्लियरिंग स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। एक अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज़ क्वेश्चंस को साथ साथ अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये हवा में आप कवर करके जाके पेपर में अटैम्प्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन साथ साथ अटैम्प्ट करने से क्या होगा, एक तो हमारा वो रटा भी टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे रटा साथ साथ लगता जाएगा, और दूसरा थोड़ा सा सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हमने क्या बातें करनी है वो लिखने का हमें जो है वो पता भी चल जाएगा। अभी बड़ा आसान लग रहा होगा, ये तो कोई बात ही नहीं है, नहीं, जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो जब लिखने बैठोगे और प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहाँ पे जाके अटैम्प्ट आपसे नहीं होगा। उससे पीछे देखते हैं, स्प्रिंग 17 में हो गया। स्प्रिंग 17 में भी एग्जामिनर ने इसको टेस्ट किया, मीन कंसेक्टिव 4 अटैम्प्ट उसने टेस्ट किया, 17 भी दोनों अटैम्प्ट, 18 भी दोनों अटैम्प्ट। और स्प्रिंग 17 में उसने क्या किया, यहाँ से एक क्वेश्चन टेस्ट किया फॉर 10 गुड मार्क्स। 10 गुड मार्क्स करना क्या आपको, आइडेंटिफाई एनी 4 फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन द अबव सिनेरियो। अबव सिनेरियो से आपको क्या करना है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना। देखते हैं क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं रिलेटिंग टू दिस क्वेश्चन। You have been assigned the audit of Sucker Limited, a listed company, for the year ended 31st December 2016. The company engaged in the business of manufacturing security equipment for the local market. During the planning phase, while reviewing the previous year audit file, you have noted that in 2015, due to the introduction of many new equipment in the market and changes in technology, SL faced stiff competition and its market share reduced from 45% to 35%. So market share जो है वो reduce होना क्या शो कर रहा है, रिस्क फैक्टर जो है वो शो कर रहा है रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। कंपनी जो है वो सेल्स को हो सकता है ओवरस्टेट करके शो करेगी। क्या कह रहा है, कंपटीशन। However, the management has now informed you that SL has made significant investment in technology, which has helped the company to increase the market share to 38% in 2016. तो कंपनी ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट की है टेक्नोलॉजी में। क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट की है टेक्नोलॉजी में, और साथ टारगेट रखा है कि मार्केट शेयर इसे 38% जो है वो इंक्रीज होना है। तो ये जो टारगेट मार्केट शेयर है ये भी क्या है, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि अगर अचीव नहीं होता तो मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते हैं। क्या क्या मिलते हैं, कोई दो हमारे पास फ्रॉड रिस्क फैक्टर। उसके बाद वो उसने हमें कुछ डाटा दे दिया कंपनी का 2014, 15 एंड 16 का रेवेन्यू देखें तो कंपनी का जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रही है, फाइनेंशियल चार्जेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, और प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। कि प्रॉफिट का कम होना क्या है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। क्यों, कंपनी जो है वो हो सकता है कॉस्ट एक्सपेंसेस को ओमिट करेगी टू हाईलाइट द प्रॉफिट। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दिए गए हैं, जहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव कैश फ्लो है ये क्या शो कर रहा है, डिक्लाइनिंग पुअर परफॉर्मेंस, और ये क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड। ठीक है, 4 नंबर के लिए आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने थे तो वो हमने 4 नंबर के लिए शायद कर लिए। रिड्यूस्ड मार्केट शेयर है, टारगेट मार्केट शेयर है, प्रॉफिट रिडक्शन है, और नेगेटिव कैश फ्लो है। साथ उसने क्या किया, पार्ट बी भी हमसे कुछ टेस्ट किया फॉर 6 गुड मार्क्स। पार्ट बी फॉर 6 मार्क्स क्या कहता है, आइडेंटिफाई 4 ऑडिट रिस्क विच द ऑडिटर शुड कंसीडर व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट।
अब क्या करना है आपको, ऑडिट रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं किस चीज़ से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड। ऑडिट रिस्क की बात करते हैं, ऑडिट रिस्क क्या हो सकते हैं। ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है कि कंपनी का क्या हो रहा है जी, सेल जो है वो कम हो रही है, मार्केट शेयर जो है वो कम हो रहा है, इससे क्या हो सकता है, डिक्लाइनिंग सेल की सूरत में या मार्केट शेयर की सूरत में सीरियस कैश फ्लो इश्यूज जो है वो अराइज हो सकते हैं, जो कि चांसेस हैं पर IAS 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं हो रही तो चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट हो सकता है, कि ऑडिट रिस्क के साथ हमने चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट लिखा होता है। क्या क्या फिर कंपनी की टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट हो गई है, शायद ऑब्सोलीट हो गई है टेक्नोलॉजी, तो उस सूरत में अगर कोई इन्वेंट्री पड़ी है कंपनी के पास तो वो फिर किस पे होनी चाहिए, रिकॉर्ड पर IAS 2 लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे, और अगर कंपनी जो है उसको NRV पे रिकॉर्ड नहीं कर रही तो उस सूरत में इन्वेंट्री कुड भी ओवरस्टेटेड, क्या बन गया, ऑडिट रिस्क। टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो माइट भी कंपनी के जो एसेट हैं उनकी कैरिंग वैल्यू जो है वो हायर होगी देन रिकवरेबल अमाउंट, तो शायद क्या चाहिए, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स भी चाहिए। और अगर कंपनी एसेट्स को इम्पेयर नहीं करती तो सूरत में एसेट प्लस प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड और एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, अंडरस्टेटेड। क्या कितने हो गए, 3 हो गए। और भी देखें, कि मार्केट डिक्लाइन कर रही है, आपने बताया क्या कह रहा है, मार्केट डिक्लाइन कर रही है तो सूरत में आपका कोई शायद डेटर्स का इशू भी हो सकता है, उनसे शायद रिकवरी नहीं हो रही होगी, जो आपका नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शो कर रहा है। तो अगर रिकवरी नहीं हो रही तो शायद कंपनी जो है वो बैड डेट्स प्रीमियम जो है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं कर रही, और बैड डेट्स रिकॉर्ड ना करना क्या शो कर रहा है, एसेट कुड बी ओवरस्टेटेड, प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड और एक्सपेंसेस कुड बी अंडरस्टेटेड। क्या ख्याल है, इधर मार्क्स से 6 मार्क्स है तो कुछ 4 अगर हम यहाँ पे रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ऑडिट रिस्क, declining sale, cash flow problem for IAS 1 should be disclosed in the financial statements, if not disclosed chance of misstatement in financial statements। टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो पर IAS 2 इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, अगर कंपनी हायर अमाउंट पे मेरी कॉस्ट पे लिख रही है, मार्केट वैल्यू NRV पे नहीं लिख रही, इन्वेंट्री कुड बी ओवरस्टेटेड। टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हुई है तो एसेट की इम्पेयरमेंट भी चाहिए, बिकॉज देयर कैरिंग वैल्यू विल बी हायर देन रिकवरेबल अमाउंट, and if company not recording impairment of asset, chances that asset profit could be overstated and expenses understated। और जो नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शो कर रहा है तो माइट भी कंपनी स्ट्रगल कर रही है डेटर से रिकवर करने में भी, और अगर डेटर से रिकवरी नहीं होती तो ये बैड डेट्स जो है वो अगर कंपनी प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं कर रही तो सूरत में प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं कर रही तो एसेट भी ओवरस्टेट हो सकते हैं, एक्सपेंसेस कुड बी अंडरस्टेटेड, और एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड है तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड। क्या स्प्रिंग 17 में एग्जामिनर ने जो टेस्ट किया, हाँ इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी 4 नंबर के लिए था, जो एंड का प्रोसीजर में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्या ख्याल, सो क्या हमने कवर किया है, हमने स्प्रिंग 17 का एक क्वेश्चन कवर किया है, ऑटम 17 का एक क्वेश्चन कवर किया है, इसके अलावा स्प्रिंग 18 का एक क्वेश्चन कवर किया है, इसके अलावा ऑटम 18 का क्वेश्चन कवर किया है, और इसके साथ हमने जो है वो स्प्रिंग 2020 का एक क्वेश्चन जो है वो कवर किया है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस आपने एक दफ़ा हाथ से अटेम्प्ट कर लेने हैं, तो इनको हाथ से अटेम्प्ट करोगे तो पेपर में लिखने के काबिल होगे, अगर अभी इनको ऊपर ऊपर से गुजारते जाओगे तो पेपर में आप कुछ भी लिखने के काबिल नहीं रहोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए प्लीज़ इन क्वेश्चन को हाथ से एक दफ़ा अटेम्प्ट करना है ताकि अगर पेपर में दोबारा अपीयर हो जाए तो हम कुछ लिखने के काबिल हों। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन है वो पास्ट
पेपर के कवर करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है इस चैप्टर में, वो कवर करेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक 1-2 लेक्चर्स के अंदर विद प्रैक्टिस हमारा ये चैप्टर जो है वो प्रॉपर्ली कवर हो जाए। आप प्लीज़ साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाए।